एपिसोड नंबर 13 आज आपको दिखाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। ज़ैनब ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, लेकिन अचानक ही जहांगीर ने बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसका हाथ थाम लिया। ज़ैनब, ऐसा कभी नहीं होगा, बस मेरे लिए इतना ही काफी है तुम मेरे एहसासात का इदराक रखती हो। बाखुदा मेरे लिए ये मामूली बात नहीं, इंशाअल्लाह तुम मुझे हमेशा अगली सफों में पाओगी। ज़ैनब, मुझे इल्म नहीं कि जिंदगी और कितनी देर वफा करे। मैंने जो रास्ता इख्तियार किया है वो मेरा जज्बाती फैसला नहीं, बहुत सोच समझकर मैंने ये सौदा किया है। मेरे लिए इंशाअल्लाह ये मुनाफे का सौदा होगा, क्योंकि मेरे अल्लाह का यही वादा है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मोहब्बत के जज्बात कभी जहाद के रास्ते में मेरे लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं करेंगे, बल्कि मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत एक महमीज साबित होगी और मेरा हर कदम ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा यकीन के साथ उठेगा। जहांगीर को अचानक ही एहसास हुआ था कि उसने ज़ैनब का हाथ पकड़ रखा है, लेकिन ज़ैनब ने कोई मुदाफत नहीं की थी। जैसे ही वो आलम होश में वापस लौटा, उसने घबराकर ज़ैनब का हाथ छोड़ दिया, लेकिन ज़ैनब का रद्द अमल उसके लिए हैरानकुन और खिलाफ तवक्कुह रूह परवर था। उसने अपना दायां हाथ जहांगीर की तरफ बढ़ाया, जिसे जहांगीर ने किसी मकान के अमल के तहत मजबूती से थाम लिया। जहांगीर, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर वादा कर रही हूं कि आखिरी सांस तक अपने आप को तुम्हारी अमानत समझूंगी, लेकिन एक वादा तुम्हें भी करना होगा कि मेरी मोहब्बत को कभी जहाज की मोहब्बत पर गालिब न आने देना। उसने जहांगीर की तरफ ऐसी नजरों से देखा कि उसका दिल कट कर रह गया। ज़ैनब, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, उसने फैसलाकुन लहजे में कहा। मैं खुदा से तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगी। ज़ैनब ने उसका हाथ आहिस्तगी से छोड़ दिया। दोनों वूलर झील के किनारे तक चले आए थे। उनकी मंजिल नाला मधुमती के किनारे बनी गवर्नमेंट नर्सरी थी। उन्होंने अब तक करीबन 40 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था, लेकिन दोनों ही जज्बा जिहाद से सरशार और ताजा दम थे। ज़ैनब के ताक़ुब में वो नर्सरी में दाखिल हो गया। दोनों इत्मीनान से चलते हुए झील के किनारे तक पहुंच गए थे। उस वक्त तक सुबह की अजान होने लगी थी। जहांगीर ने झील के पानी से वुजू किया और वहीं एक कोने में नमाज अदा कर ली। ज़ैनब ने भी यही अमल दोहराया था। हमें सूरज निकलने तक यही इंतजार करना है, जिसके बाद ही अगली मंजिल का फैसला करेंगे। ज़ैनब ने थोड़ी देर बाद जहांगीर की बेचैनी महसूस करते हुए कहा, ठीक है, फिलवक्त तो तुम कमांडर हो और फैसला भी तुम ही ने करना है। जहांगीर ने उसकी तरफ मोहब्बत और एहतराम की मिली जुली नजरों से देखा। वो दिल ही दिल में किसी कमांडर मुख्तार की बहन ज़ैनब को इस बात पर मुतअद्दिद बार खिराज तहसीन पेश कर चुका था कि उसने अभी तक राजदारी का मुकम्मल एहतमाम किया था और उसे अपनी किसी अगली मंजिल के बारे में कुछ नहीं बताया था। ये बात बड़ी हैरान कुन थी और उसे अपनी किसी अगली मंजिल के बारे में न बताया जाना भी एक अचंभे से खाली नहीं था। झील का पानी कमर में डूबा हुआ मंजमन दिखाई दे रहा था। उन्होंने इसी ठंडे पानी से वुजू किया। आहिस्ता आहिस्ता तारीकी छटने लगी थी, लेकिन शदीद धुंध की वजह से करीब की चीज भी साफ दिखाई नहीं दे रही थी। अचानक ही जहांगीर ने चुकन्ना होते हुए अपनी पोजीशन संभाल ली। ज़ैनब ने भी पानी में कश्ती के चप्पों के चलने से उठने वाली आवाज को महसूस कर लिया था। उसने भी अपनी आवाज को दबाते हुए ओजीगन को पोजीशन में कर लिया था। ज़ैनब के इशारे पर जहांगीर एक दरख्त की ओट में इस तरह छुप गया कि कोई हंगामी सूरत-ए-हाल पेश आने पर उसकी मदद कर सके, और ज़ैनब ने खुद अपनी गन को फायरिंग पोजीशन में करके अपने जिस्म में इस तरह बड़ी चादर लपेट रखी थी कि वक्त आने पर वो उसके अंदर से एक लम्हे की गफलत के बगैर फायरिंग कर सकती थी। उसने पोजीशन भी ऐसी ली हुई थी जिसमें आसानी से अपने जिस्म को हरकत दे सके। इंतजार की घड़ियां जल्द ही खत्म हो गईं जब उन्होंने कोहर की चादर को फटते देखा, जिसमें से एक कश्ती नमोदार हुई, जिसे एक नौजवान चला रहा था और दूसरा सामने वाले हिस्से में बंद हाथों में बंदूक थामे बैठा हुआ था। किनारे के बाहर नजदीक कश्ती रुक गई। तमाम लोग हैरान हो रहे थे। बंदूक परदार बाहर आ गया। वो पानी में चलता हुआ किनारे तक आ गया और अब सीधा ज़ैनब की तरफ आ रहा था। ज़ैनब बहन, उसने ज़ैनब की शक्ल पर नजर पड़ते ही कहा। अदनान भाई, ज़ैनब ने उसके सलाम का जवाब देते हुए कहा। शिनाख्त मुकम्मल होने पर अदनान ने अपने साथी को इशारा किया और वो जिस तरह कोहर की चादर से बरामद हुआ था उसी तरह वो झील पर फैली धुंध में गायब हो गया। जहांगीर को ज़ैनब ने बाहर आने का इशारा कर दिया और अब वो अदनान से गर्मजोशी से मुसाफिया कर रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपसे मुलाकात हुई। कमांडर साहब बहुत मुस्तरिब थे, आइए चलते हैं, उसने जहांगीर की तरफ देखकर कहा। अपने पांव 2-3 मरतबा जमीन पर मारकर शायद उसने जूतों से चिमटी झील की मट्टी झाड़ी थी। इतनी शदीद सर्दी में वो अपने लॉन्ग बूट्स की मदद से पानी में चलकर आ गया था, वरना शायद उसके लिए मजीद चलना ही दोभर हो जाता। उसने अपनी कलाशनकोव को अपने फैरन में छुपा लिया और अब इन दोनों की रहनुमाई करता हुआ अब उनके आगे आगे चल रहा था। नर्सरी से निकलकर वो अब शहर के शुमाल मशरिक की तरफ सफर कर रहे थे। इस सफर का इख्तिताम करीबन
आधे घंटे बाद ही हो गया। ये बांदीपुरा का इलाका था और उससे मिलता जुलता ऐसा एक और इलाका भी इसके मज़ाफ़ात में मौजूद था, जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे कि ये कौन सी जगह है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद इंडियन आर्मी अब तक यहाँ भी पहुंच चुकी होती। वो एक छोटी सी पहाड़ी के दामन में बने गांव में दाखिल हो रहे थे। जहांगीर उनके इंतजामात को दाद दे रहा था। उसने बतौर खास नोट किया कि गांव में दाखिले से पहले ही उनकी निगरानी शुरू हो गई थी। ये मुजाहिद ही थे जो उनकी आमद के रास्ते पर नजरें जमाए बैठे थे। इस पनाहगाह पर उसका इस्तकबाल कमांडर हुसैन खान ने किया। दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गए थे। दोनों एक दूसरे के लिए बज़ाहिर अजनबी थे, लेकिन उन्हें 1400 साल पहले रहमत दो आलम ने अखुवत के जिस रिश्ते में बांध दिया था, उसके सामने दुनिया के तमाम रिश्ते हिस दिखाई देते थे। दोनों इस तरह एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ बगलगीर हुए थे जैसे उनके दरमियान खून से भी ज्यादा मजबूत रिश्ता मौजूद रहा हो। जिहाद का रिश्ता वाकईतन दुनिया का मजबूत तरीन रिश्ता है, बल्कि कायनात का मजबूत तरीन रिश्ता था। ज़ैनब को एक मुजाहिदा मुआनके के बाद अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई थी। यहाँ 10-11 मुजाहिद और कुछ मुजाहिदा भी मौजूद थी। हुसैन खान मकामी कमांडर था। जहांगीर जिस नज़्म से बनकर यहाँ आया था, उसने उसे सिर्फ मुजाहिद की हैसियत से काम करने का हुक्म दिया था। ये लोग जमात और ग्रोहबंदियों से बालादर थे। जिहाद कश्मीर में सरगर्म करीबन तमाम अहम कमांडरों को नज़्म की तरफ से इतला मिल गई थी कि खुसूसी तरबियत याफ्ता मुजाहिद जहांगीर इनकी खिदमत के लिए सरहद में दाखिल हो चुका है। उसकी सलाहियतों को जहां भी चाहे भारतीय इस्तेमारियत का किला कमाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इन सब के लिए और इसलिए भी ज्यादा वाजिबुल एहतराम था कि उसका मकसद जिहाद और अपनी कार्रवाइयों के जरिए जिहाद आजादी के हक में बेहतरीन नताइज के हुसूल के सिवा कुछ न था। आप कुछ देर आराम कर लें, यहाँ तो जो लम्हात मिल जाए वही गनीमत है। इंशाअल्लाह जोहर के बाद मुलाकात होगी। दरअसल अभी तक मुख्तार भाई की कोई इत्तला नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मुजाहिदीन में तशवीश फैलने लगी है। तब तक इंशाअल्लाह सूरत हाल भी वाज़ेह हो जाएगी। असल में आपके हमले के अगले रोज भारतीयों ने सोपोर पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया है। उन्होंने सोपोर से बांडीपुरा और कपवाड़ा की तरफ जाने वाले करीबन तमाम मुमकिन रास्तों पर कब्जा किया हुआ है। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको ज़ैनब बहन की मुआवनत मुयस्सर थी। आज तक हमारी इस बहन ने कभी नाकामी का मुंह नहीं देखा। अभी तक सोपोर से इनके निकलने के बाद की इत्तला नहीं मिली, न ही किसी जगह से मुकाबले की खबर आई है। कमांडर हुसैन खान ने अपना इंदिया जाहिर किया। अल्लाह ताला खैर करे, मेरा ईमान है मुख्तार भाई जहां भी हैं महफूज हैं। इंशाअल्लाह भारतीय फौज इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। जहांगीर को उलझन सी होने लगी। वो हैरान हो रहा था कि ये क्या मामला है। जहांगीर भाई, अगर भारतीय फौज की तादाद 6 लाख से 12 लाख भी हो जाए तो भी वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमें अब तक जितना नुकसान पहुंचा है उसमें ज्यादा हमारे अपने यहाँ पलने वाले आस्तीन के सांपों का है। इन लोगों की वजह से ही हम आज गुलाम हैं। हम कोशिश तो करते हैं कि इन आस्तीन के सांपों का किला कमा कर सकें, लेकिन खुदा जाने मौसमी जड़ी बूटियों की तरह जमीन से कैसे उगाते हैं। कमांडर हुसैन खान ने अजीब से लहजे में कहा, हाँ, कम अज कम शमशीर नगर वाला ऑपरेशन भारतीय फौज कभी न कर पाती अगर उसे मकामी गद्दार मुयस्सर न होते। जहांगीर ने उसकी बात पर साथ किया। बहरहाल यहाँ बांडीपुरा में हम इस बात का खास ख्याल रखते हैं। हमने यहाँ मकामी टाउटों के सोशल बाइकाट की मुहिम भी चलाई हुई है, जिसके बड़े असरात मुरत्तब हो रहे हैं। आप आराम कर लें, शाम को कुछ और साथी भी आ रहे हैं। इंशाल्लाह कल ही हम यहाँ एक बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं जिसमें आपने अहम किरदार अदा करना है। हुसैन खान ने उसे कहा। उसे कुछ पशेमानी सी होने लगी थी कि उसने जहांगीर को कमांडर मुख्तार की खबर सुनाकर कुछ परेशान कर दिया है। उसकी ख्वाहिश थी कि जहांगीर जो गुज़श्ता 48 घंटे से मुसलसल भाग दौड़ कर रहा था, अब कुछ देर आराम कर ले। अच्छा, मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होगी। हुसैन खान ये कहकर जानबूझकर कमरे के बंद करके बाहर निकल गया। अब जहांगीर कमरे में अकेला था। कुछ देर तक वो करवटें बदलता रहा, फिर मुतमईन होकर सो गया। बांडीपुरा से मशरक की तरफ करीबन 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर माडर गांव में बीएसएफ ने अपना सब हेडक्वार्टर कायम कर रखा था, जबकि शुमाल मशरक में करीबन 2-2.5 किलोमीटर के फासले पर उनका दूसरा बड़ा कैंप सबजोनी में कायम था। यहाँ से वो पाकिस्तान से मुल्हिका गुरेज सेक्टर की निगरानी किया करते थे। इन दोनों कैंपों ने इर्द गिर्द के इलाकों में दहशत फैला रखी थी। दिन के किसी भी वक्त अमूमन शाम ढलने से कुछ देर पहले यहाँ से शराब के नशे में धुत बीएसएफ के दरिंदे दंदनाते हुए बाहर निकलते और टोलियों की शक्ल में नजदीक के देहातों और बांडीपुरा के मुजाफाती इलाकों पर हमलावर होकर अपनी हैवानियत का मुजाहरा करने लगते। किसी भी गांव में रास्ते आती किसी भी नौजवान लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जाना उन वहशियों का मामूल बन चुका था। मकामी आबादी के लोगों ने इन हैवानों की नीच हरकतों से तंग आकर अपनी औरतों और लड़कियों को सोपुरा, बांडीपुरा और कपवाड़ा वगैरह में जहां कहीं उनके रिश्तेदार अजीज मौजूद थे भेज दिया था, ताकि वो इन वहशियों की दरिंदगी से महफूज रहें।
BSF की ये खून आशाम पेड़िया आए रोज किसी न किसी नौजवान को भी शक में पकड़ कर ले जाते, जिसके साथ वहशियाना सलूक करने के बाद उसकी लाश को अमूमन ओडर झील में बहा दिया जाता। अब तक उनकी दरिंदगी का निशाना बनने वाले दर्जनों नौजवानों की नाकाबिले शिनाख्त लाशें झील से मिल चुकी थी। नजदीक दूर के इलाकों में जब मुजाहिदीन की किसी कार्रवाई की इत्तला मकामी आबादी के लोगों को होती तो वो खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करते कि मुजाहिदीन इधर का भी रुख करें और इन वहशियों को भी सबक सिखाएं। लेकिन उनके गालिब तादाद और इलाके पर मौसर कंट्रोल की वजह से अभी तक मुजाहिदीन ने इस तरफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की थी। इक्का दुक्का जीप या पेट्रोल पार्टी पर घात लगाकर हमला जरूर करते, लेकिन ऐसे हमलों के अभी तक कुछ मस्बत नताइज बरामद नहीं हुए थे। वेट लैब की तबाही की दास्तान जब से इन इलाकों में पहुंची थी, यहाँ के मकीनों के दिल गवाही देने लगे थे कि अब इंशाअल्लाह मुजाहिदीन का अगला हदफ यही मोजी और खूनखार दरिंदे बनेंगे। अब तक नजदीक दूर देहातों के कुछ वफूद ने हुसैन खान से खुफिया मुलाकातें करके दरखास्त भी की थी कि उन मोजियों को कुछ सबक सिखाएं। हुसैन खान की खुद भी यही दिली ख्वाहिश थी, लेकिन सामान हर बुजरब और तादाद की कमी के अलावा उसके साथ एक अहम मसला ये भी रहा था कि यहाँ तरबियत याफ्ता मुजाहिदों की तादाद आटे में नमक के बराबर भी नहीं थी। उसने कमांडर मुख्तार के सामने अपनी इस ख्वाहिश का अक्सर जिक्र किया था, लेकिन कमांडर मुख्तार भी इन दिनों ऐसे ही मसाइल से दो चार था। उसने चंद रोज पहले ही हुसैन खान को पैगाम भेजा था कि बेस कैंप से कुछ साथी आ गए हैं, जिसमें जहांगीर जैसा एक्सप्लोरर का खुसूसी तरबियत याफ्ता भी मौजूद है और वो जल्द ही उसे यहाँ भेज देगा। जिसके बाद वेट लैब की तबाही की खबरें आ गई थी। इन वाकयात से हुसैन खान का हौसला बहुत बढ़ गया था और उसे उम्मीद थी कि अब इंशाअल्लाह वो जरूर अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। जहांगीर के 2 और साथी अपने सामान समेत एक दूसरे हाइड आउट पर मौजूद थे और अब वो भी वहां पहुंच गया था। इससे मुतल्लिका सामान जहाद दीगर जराए से उन्होंने भी पहले ही हासिल किया था। हुसैन खान ने अपनी दानिश में सारा मंसूबा तैयार कर लिया था। ये बड़ी हैरान कुन बात थी। ये कौन सी ऐसी बात थी कि तमाम के तमाम लोग हैरान हो पाते, लेकिन ये हैरानगी किस बात की थी? अचानक कमांडर मुख्तार की तरफ से कोई खबर न मिलने पर वो कुछ परेशान दिखाई देने लगा था। उसके साथ ही कमांडर हुसैन खान की हिदायत पर सोपोर की तरफ जाने वाले रास्तों पर फैल चुके थे। उनकी कोशिश थी कि जिस तरह भी मुमकिन है कम से कम कमांडर मुख्तार के बखैर वाफियत सोपोर से निकल जाने की इत्तला जरूर मिल जाए। दोपहर के बाद वो कुछ मकामी साथियों के साथ जहांगीर के पास मौजूद था, जो कुछ देर पहले नींद से बेदार होने के बाद अब नमाज से फारिग हुआ था। दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने इन सबको अपनी तरफ मतवज्जे कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। कमांडर मुख्तार की मखसूस आवाज और अंदाज ने इन सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी। सब बारी बारी मुख्तार भाई कहते हुए उससे बगलगीर हुए थे। कमांडर मुख्तार अपने साथियों समेत और सामान समेत उनके पास पहुंच चुका था। उसके बाजू पर पट्टी बंधी थी। ये क्या? बस इसी की वजह से आप लोगों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल वापसी पर हमारा टकरा हो गया था और एक गोली बस बाजू को छूकर निकल गई। इतना जख्म तो नहीं था, लेकिन साथी वजीर हो गए कि मरहम पट्टी का बंदोबस्त किया जाए। उसी चक्कर में देर हो गई। कमांडर मुख्तार ने वजाहत की। इसी असना में जहांगीर के दूसरे साथी जो कमांडर मुख्तार के साथ मौजूद था अंदर आ गए और बारी बारी सबसे बगलगीर होने लगे। मुख्तार भाई को नजदीक से गोली लगी थी। खून बहुत बह चुका था, लेकिन उन्होंने हमें खार तक नहीं होने दी। वो तो हमारी नजर अचानक एक जगह कदर रोशनी में उनके बाजू पर पड़ी, जिसके बाद हमने बड़ी मिन्नत समाजित से उन्हें फर्स्ट एड के लिए तैयार किया और कुछ फासले पर एक सरकारी शिफाखाने के कंपाउंडर की मदद से मरहम पट्टी की, जो मुजाहिदीन का हमदर्द था। अगर खुदा नखास्ता देर हो जाती तो बहुत नुकसान होता। जहांगीर के साथ खालिद ने उन्हें हकीकत हाल से आगाह किया। मेरे ख्याल से आपको कुछ देर जेर जमीन रहना चाहिए। खुदा न करे अगर जख्म बिगड़ गया तो बहुत नुकसान हो सकता है। जहांगीर ने अपनी तशवीश जाहिर करते हुए अपनी राय भी पेश कर दी। हाँ मुख्तार भाई, बल्कि ज्यादा मुनासिब तो ये होगा कि आप श्रीनगर की तरफ निकल जाएं। हम भी इंशाल्लाह अपना काम करके उधर ही आएंगे। हमारे सरफरोश साथी वहां मौजूद हैं, बड़े मुजाहिद हैं। हाल ही में उन्होंने बड़ा जबरदस्त कारनामा किया है। श्रीनगर के लोग तो उनका नाम भी बड़ी अकीदत और एहतराम से लेते हैं। हुसैन खान ने कहा। मुख्तार ने बहुत इनकार किया, लेकिन मुजाहिदीन के सामने उसकी एक न चली। फिर हुसैन खान ने कह ही दिया, मुख्तार भाई, मैं मकामी कमांडर की हैसियत से आपको हुक्म देता हूं कि आप फिल वक्त अपने जख्म के मंदमल होने का इंतजार करें। बादल नखास्ता ही सही, लेकिन इस हुक्म की तामील आप पर लाजिम होगी, क्योंकि इसी में हम सब की भलाई है और यही हम सब की ख्वाहिश है। यहाँ मौजूद तमाम मुजाहिदीन ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। रात का खाना उन्होंने इकट्ठे ही खाया था। अब जहांगीर, हुसैन खान और कमांडर मुख्तार जमीन पर एक नक्शा बिछाकर BSF के पहले मरकज मॉडर गांव की तबाही का मंसूबा तय कर रहे थे। करीबन 1 घंटे तक वो आपस में इस्लाह मशवरा करते रहे। इस दरमियान मुख्तार के बाजू में शिद्दत से दर्द होने लगा था। उसने गो के खुद पर काबू पाया हुआ था, लेकिन उसके चेहरे की बदलती कैफियत से जहांगीर उसकी तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा लगा सकता था। जहांगीर और हुसैन खान के वजीद होने पर मुख्तार एक और मुजाहिद की माहियत में दूसरे हाइड आउट की तरफ रवाना हो गया।
इसकी रवानगी से पहले तीनों ने एक मंसूबे पर साथ किया। इस मंसूबे में मुजाहिदों के साथ मुजाहिद बहनों ने भी अहम किरदार अदा करना था। यही समझाने के लिए उन्होंने ज़ैनब और मकामी मुजाहिदा लीडर आसमा को बुला लिया था। इस कमरे में वो चारों मौजूद थे और हुसैन खान की ख्वाहिश पर जहांगीर ने ही ब्रीफिंग के फराइज संभाले थे। उसने एक माहिर कमांडर की तरह दोनों मुजाहिद बहनों को दुश्मन की मोर्चाबंदियों में मुमकिन रद्द-ए-अमल, फरार के रास्तों और अपनी हिकमत अमली से आगाह किया। उसका दिल गवाही दे रहा था कि जहांगीर की कमान में वो लोग जरूर अपने मकसद में कामयाब हासिल करेंगे। उसने ब्रीफिंग के खात्मे पर अचानक ही एक बात कह दी, जहांगीर भाई, ये मेरी ही नहीं, मुख्तार भाई और दूसरे तमाम मुजाहिदों की भी ख्वाहिश है कि इस हमले की कमान आप ही करेंगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? आप नहीं जहांगीर साहब, आपको मुजाहिदीन के मुतफिक का फैसला मानना होगा। अचानक ही ज़ैनब ने उसकी बात काट दी। ठीक है, मुजाहिदीन का हुक्म सर आंखों पर। जहांगीर ने सर झुका दिया। चारों ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए। दुआ के इख्तिताम पर उन सब की आंखें भीग चुकी थीं। उन्हें अगले रोज हमला करना था और तब तक हमले की मंसूबेबंदी मुकम्मल करना थी। शाम डर रही थी जब डिप्टी कमांडर शुक्ला को ये इत्तला मिली कि कश्मीरी बकरवालों के काफिले ने मॉडर गांव के बाहर पड़ाव डाला है, जिसमें 3-4 नौजवान और खूबसूरत लड़कियां भी मौजूद हैं। इत्तला देने वाले ने इन लड़कियों का हुस्न ऐसा बढ़ा चढ़ाकर बयान किया था कि शुक्ला अपनी हालत पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने खास मातहत इंस्पेक्टर रामेश्वर को फौरन ही अपने पास तलब किया, जो इस वक्त पेट्रोल पर जाने की तैयारी कर रहा था। यस सर। रामेश्वर ने उसके कमरे में दाखिल होकर एड़ियां बजाई। कहां जा रहे हो? शुक्ला ने उसकी तरफ देखकर पूछा। सर वही पेट्रोलिंग, अब इसकी जरूरत तो रही नहीं। सालों ने अपनी लड़कियां भगवान जाने कहां गायब कर दी हैं, अब हमारे लिए वहां क्या रखा है? मैं तो कहता हूं सरकार यहां से किसी और जगह तबादला करवा लें, रोज रोज ऐसे मौके नहीं मिला करते। उसके जवाब से यूं महसूस होता था जैसे वो डिप्टी कमांडर शुक्ला का मातहत नहीं बल्कि बेतकल्लुफ किस्म का दोस्त है। अब अकल के अंदर माया तेरी दरवाजे पर आन खड़ी है और तू तबादले की बात कर रहा है। शुक्ला ने, जिसकी राल टपकी जा रही थी, अपनी जगह से उठकर उसके नजदीक आकर कहा, कहां महाराज, कहां? हुक्म कीजिए, अभी हाजिर करूं। इंस्पेक्टर रामेश्वर ने बेचैनी से कहा, तू तो सारे दिन रात रम पीकर मरा रहता है, अपनी आंखें खुली रखा कर। उधर माडर गांव के बाहर पहाड़ी की दूसरी तरफ कोई बकरवालों का काफिला आकर ठहरा है। उसमें 3-4 जबरदस्त किस्म की छोकरियां मौजूद हैं। शुक्ला ने उसके कानों के नजदीक मजीद मुंह ले जाकर कहा, भगवान आपका तमाम जन्मों में भला करे, ये तो बड़े काम की खबर है। चलो। इंस्पेक्टर रामेश्वर ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, वो साला मौलवी कल इधर आया हुआ है, बहुत शोर करता है। ये ऑपरेशन मेरी निगरानी में होगा। तुम अपने खास एतमाद वाले 4 जवान अपने साथ ले लो और अब मेरे साथ चलो। खबरदार, किसी को कान कान खबर नहीं होनी चाहिए कि हम किसी मिशन पर जा रहे हैं। और हाँ, सेफ हाउस पर भी अपने लोगों की गारद लगा दो। लड़कियों को वहां पहुंचाना होगा। यहाँ हेडक्वार्टर में सारे बहुत से हिस्सेदार पैदा हो जाते हैं। डिप्टी कमांडर शुक्ला ने बड़ी राहजारी से उसे हिदायत देते हुए कहा, सर बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक ही सारे इंतजामात हो गए, आपके हुक्म की तामील होगी। वाह महाराज, दिल खुश कर दिया। इंस्पेक्टर रामेश्वर अभी से बेकाबू हो रहा था। वो अपनी जेब से लेकर और दिल तक और दिल से दिमाग तक गायब हो चुका था। वो अपनी जीप लेकर बाहर आ गया और 15-20 मिनट बाद ही वापस हो गया। इस दरमियान उसने अपने डिप्टी कमांडर शुक्ला की हिदायत पर सेफ हाउस पर भी अपने एतमाद के लोगों को लगा दिया था और 2 जीपें तैयार करके आया था। ये पेट्रोलिंग जीपें थी जिन पर मशीन गनें नस्ब थीं। शुक्ला ने अपना पिस्तौल होल्स्टर में डाला और अगली जीप संभाल ली। इस जीप को इंस्पेक्टर रामेश्वर चला रहा था, जबकि दूसरी जीप जवान के ताकुब में आ रही थी। इसमें 4 मुसल्लह जवान थे। ये सब इंस्पेक्टर रामेश्वर के खास आदमी थे और अमूमन ऐसे खास किस्म के मिशन पर उसके साथ ही जाया करते थे। चोर से गठड़ी कहानी के मुस्ताक उन्हें यही उम्मीद थी कि जल्द या बदेर इस माले गनीमत से उन्हें भी हिस्सा जरूर मिलेगा। हवस के अंदर ये खून आशाम भेड़िया आने वाली कयामत से बेखबर अपनी धुन में मगन मॉडर गांव की तरफ उड़े जा रहे थे। गांव से मुलहिका पहाड़ी को अबूर करने के बाद उन्होंने अपनी जीपें कच्चे में उतार दी थी। मुखबर ने बाकायदा नक्शा बनाकर उन्हें इस मकाम की निशानदही की थी जहां बकरवाल ठहरे हुए थे। कच्चे रास्ते पर उन्हें करीबन 2-2.5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा। आम हालात में शायद शुक्ला और रामेश्वर इतने मुश्किल और पेचीदा रास्तों पर आतंकवादियों के ताकुब में भी न जाते, लेकिन यहाँ बात ही मुख्तलिफ थी। कमबख्तों ने बड़ी महफूज जगह तलाश की है। रामेश्वर ने बिलाखिर कह ही दिया, मेहनत के बगैर हाथ आने वाले शिकार का मजा ही क्या, वहां पहुंचोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। डिप्टी कमांडर शुक्ला ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद बिलाखिर वो अपने टारगेट तक पहुंच गए। 3-4 बकरियां एक तरफ दरख्त से बंधी थीं, जिसके नजदीक एक खैमा लगा था जिसमें शायद 2 लोग मौजूद थे। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी सिलसिलों को अपने दामन में समेट रहा था, लेकिन अचानक ही उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे जमीन से चांद निकल आया हो। एक लड़की खैमे से बरामद हुई जो बकरियों को दूसरी तरफ बांध रही थी। इसकी मदद के लिए एक और लड़की भी बाहर आ गई।
शुक्ला को यकीन आ गया था कि मुखबर ने उसे सच कहा था। वाकई उसने अपनी जिंदगी में ऐसी हसीन लड़कियां नहीं देखी थी। जीपों की आवाजों पर उन्होंने अपनी सुराहीदार गर्दनें सिर्फ घुमा दी। वो कुछ खौफजदा सी दिखाई देने लगी। शुक्ला के इशारे पर रामेश्वर ने जीप उनके बिल्कुल नजदीक ले जाकर रोकी थी, जबकि दूसरी जीप उन्होंने कुछ फासले पर ही रोककर जवानों को वहीं रोकने का हुक्म दे दिया था। अरे लड़की जरा, कौन हो तुम? जीप से कदम नीचे रखते ही रामेश्वर ने उन्हें धमकी आवेज लहजे में पुकारा। दोनों लड़कियां सहमी हिरनियों की तरह उसके नजदीक आ गईं। इसी स्नान में शुक्ला भी अपनी मूंछों को ताए देते नीचे उतर आया। क्या बात है महाराज, क्यों हम गरीबों को तंग करते हो? इनमें से एक ने जवाब दिया, शट अप।